हाँ, निश्चित तौर से जो लोग कह रहे हैं उसे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और लोगों से मिल करके, लोगों की बातों को सुन करके मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस गुजरात प्रदेश में आईसीयू में जा चुकी, जैसे उत्तर प्रदेश में पहले जा चुकी थी और गुजरात में बची थी तो गुजरात में भी जाने वाली है। और कांग्रेस का कोई लगभग नामलेवा नहीं है, जो बचे खुचे हैं वह भी भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। और गुजरात के चुनाव जो 2022 में हो रहे हैं, यहाँ के लोगों ने भी मन बनाया है और मैं भी यह बात कह रहा हूँ लोगों से कि 2022 का नहीं, 2024 का लोकसभा चुनाव है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 26 के 26 सांसद भाजपा के जीते थे और 173 विधानसभा सीटों पर बढ़त प्राप्त किए थे। अगर उस समय विधानसभा साथ में होते तो 173 हमारे एमएलए भी होते। तो आज माहौल ये 2019 से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे बहुत बड़ी विजय की उम्मीद है और अधिकतम सीटें 50,000 या इससे अधिक वोटों से जीतने की स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही। कांग्रेस एक तरफ बात कहती है कि वो यहाँ पे उनके नेता बयान देते हैं कि मुसलमान ही पार्टी को बचा सकते हैं, मुसलमान ही देश को बचा सकते हैं। देखिए, कांग्रेस, अगर मैं उसके चरित्र को उजागर करना चाहूँ तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस तुष्टीकरण की जन्मदाता है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में धारा 370 लाने वाली है। जिस गुजरात प्रदेश के अंदर भगवान सोमनाथ मंदिर में हम लोग दर्शन करने जाते हैं, अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भगवान सोमनाथ का मंदिर भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आक्रमणकारियों के चिन्ह के रूप में दिखाई देता। आज भव्य मंदिर बना हुआ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो अधूरा सपना जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का था उसे उनके नेतृत्व में पूरा किया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई। तो कांग्रेस तो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसको ले डूबी है और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई उनके पास लक्ष्य नहीं है। न भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके पास कोई योजना है, न गरीबी के खिलाफ कोई। वो बातें कर सकते हैं लेकिन काम कभी नहीं कर सकते। इसलिए जनता बहुत पहचानती है जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी उससे 100 गुना अधिक काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने 8 साल में किया है। तो ये तो कांग्रेसियों के मुंह में एक तरह से जनता ने ही तमाचा मारा है कि कांग्रेस शासन करने के लायक, ना तो देश में शासन करने लायक है, ना किसी प्रदेश में शासन करने लायक है। आम आदमी पार्टी पे क्या कहेंगे, वो मजबूत चल रहा है? मुझे तो लगता है कि फोकट पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुलना। यहाँ तो जैसे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी कह रही थी हम यूपी में सरकार बना रहे हैं, वैसे मुझे लग रहा है गुजरात में भी वो सरकार बना रहे हैं और जिस दिन चुनाव होगा, परिणाम आ जाएगा, उस दिन कहेंगे नहीं हम तो बाद में चुनाव में लड़ना छोड़ दिए थे। तो आम आदमी पार्टी का गुजरात का मतदाता बड़ा समझदार है और वो हिंदुस्तान को संदेश देने का काम सदा करता है और मैंने भी अपील किया है लोगों से, पूरे देश को संदेश देने का काम 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव के माध्यम से करिए। इसके बहुत बड़े परिणाम होंगे और देश हमारा 100 साल आगे बढ़ जाएगा। मेधा पाटकर के साथ घूम रहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर के ऊपर बयान दे रहे हैं, उसको आप किस तरह से? देखिए, जिनका 4 बार संसद में पहुंचने के बाद भी इतने उनकी ज्ञान विशेषज्ञता है कि वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में नहीं जानते। वह कभी सिल्वर जेल में जाते, अंडमान निकोबार जाते और वह कोठरी को देखते जिस कोठरी में अंग्रेजों ने स्वतंत्र वीर सावरकर जी को बंद करके रखा था। कितनी यातनाएं इस देश के लिए उन्होंने सही है और उनका अपमान करना, देश के महापुरुषों का अपमान करना, यह श्री राहुल गांधी जी का तो चरित्र है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची विश्व की प्रतिमा स्थापित हुई है तो आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी वहाँ क्यों नहीं गई आज तक? यह भी तो यहाँ की जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि उसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के समर्थन से बनाने का काम किया, देश से लौह संग्रहण करके बनाने का काम किया है और वो चाहे किसी को लेकर के घूमे और मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब कोई गुजरात और हिंदुस्तान में बचा नहीं सकता। हमने देखा है कि दिल्ली में जो वारदात हुई, कह रहे हैं लोग उसको, इस तरह के वारदात को कैसे? देखिए, ये बहुत देश को दहलाने वाली घटना है। इस घटना की निंदा शब्द का प्रयोग करूंगा तो वह मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा शब्द हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अपराधियों को इतनी कठोर सजा देने की आवश्यकता है जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लग सके
और मैं स्वयं जिस दिन से इस घटना को देखा हूं, आप सबके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो मैं स्वयं बहुत इससे आहत महसूस कर रहा हूं कि इस प्रकार से अगर कोई किसी से प्रेम प्रसंग करे और उसके बाद उसको मौत के घाट उतारे और उसके इतने टुकड़े करने का काम करे मृत शरीर का, जो मनुष्य नहीं कर सकता, वह राक्षस ही कर सकता है, कोई मानव जाति का व्यक्ति नहीं हो सकता। पर ये मामले को क्या देखा जाए, इसको लव जिहाद देखा जाए, इसको किस तरह से देखिए, देखा जाए, और क्या कोई कानून की इसका नाम तो जो भी रखना है रख लें, उससे मैं नहीं समझता हूं कि वो लव जिहाद कहना है या कोई और साजिश कहना है देश के खिलाफ, देश की बेटियों के खिलाफ। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की घिनौने अपराध की घटनाओं से इस देश की हर बेटी को सीख लेनी चाहिए और ऐसे लोगों से बच करके रहना है जो इस प्रकार से प्रेम जाल में फंसा करके फिर उनके साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस तरह की घटनाओं से लड़कियों को बचाने के लिए नहीं, हम मानते हैं कि हर जो भी देश के सामने या प्रदेश के सामने समस्या आई है, उसके समाधान के रास्ते खोजे गए हैं और इस प्रकार की घटनाओं को कोई अंजाम न दे सके, इस प्रकार के घिनौने अपराध बेटियों के साथ कोई न कर सके, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाएंगे। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर मोदी लेके आए तो हर घर से एक अफ्ताब निकलेगा। देखिए, मैं इस हेमंत भाई के बयान का खंडन नहीं करते हुए मैं समर्थन ही करूंगा कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम किया गया, जिस प्रकार से ऐसे अपराध करने वालों के खिलाफ आज तक पूछिए, वो कहते हैं बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। एक कांग्रेस की तथाकथित, मैं क्या कहूँ, महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी कहती हैं, अब इस बेटी के लिए वो लड़ी हैं क्या? एक उनके मुंह से एक भी शब्द निकला है क्या? नहीं निकल सकता। वह केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर सकती हैं, अन्य महापुरुषों का अपमान कर सकती हैं, लेकिन ऐसे मामले में मौन धारण करना, क्योंकि उनको वोट बैंक का खतरा नजर आता है।